हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ मस्त होंगे। मस्त स्टडी चली होगी आप सभी की। तो चलिए आपका जैसे मैं जाया ना करते हुए अपनी काम की बात पे आते हैं। तो पहले देखिए हमने कल क्या कुछ देखा था, थोड़ा सा मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए मेरे साथियों, कल हमने देखा था राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो देखिए इसके अंतर्गत हमने क्या देखा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। मैंने आपको कल बताया था अपनी संभागीय व्यवस्था शुरुआत का क्वेश्चन पूछता हूँ आज आपसे, ठीक है। आप देखिए जवाब दीजिएगा कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत लाइन टू ऐसे ही है, ऐसे क्वेश्चन लिखता हूँ। अब टॉपिक हो गया उसका, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, व्यवस्था की शुरुआत। विदाउट ऑप्शन बताओगे या ऑप्शन दूं। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, विदाउट ऑप्शन बताओ पहले तो आप, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान की, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। राजस्थान की दोबारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। पुनः पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। एक क्वेश्चन ये हो गया अपना, ठीक है, राजस्थान में होगी। और अब एक क्वेश्चन और देता जाऊं आपको, देखिएगा। सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में कितने संभाग थे, देखिएगा। सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में कितने संभाग थे, ठीक है, सर्वप्रथम। तब आगे चलिएगा, एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको मैं। संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था। संभागीय व्यवस्था को संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, बंद किसने किया था। तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, 5 नंबर। संभागीय व्यवस्था को शुरुआत किसने की थी, बंद किसने किया था, यही सेम बात। और शुरुआत किसने की थी बाद में, पुनः शुरुआत। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, पुनः शुरुआत। पुनः शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन देखिएगा। आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा बिना ऑप्शन। आपकी तैयारी तभी बेहतरीन होगी मेरे साथियों, अगर आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करना आने लगे ना हाल आपको, बिना ऑप्शन के, तो समझो आप बस तैयार हो अब एग्जाम में, ठीक है मेरे साथियों। बिना विदाउट ऑप्शन ही बताने की कोशिश करो। देखिएगा पहला क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके सामने, आंसर दीजिएगा अपने मन में, उसको रिपीट करते जाइएगा। आपको आ रहा है तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो आपको फिर रिवीजन की कमी है, ठीक है मेरे साथियों। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन अपना क्या था, राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। मैंने आपको बताकर गया था आपको कल में, 30 मार्च 1949 को, ठीक है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और निर्वाचित कौन थे, टिक्काराम पालीवाल थे, वो निर्वाचित थे, ये मनोनीत थे। तो दूसरा क्वेश्चन अपना है, पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, 1987 में। यहीं पे लिख लेता हूं मैं, पुनः संभागीय
1987 में। मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम के? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। यहाँ पे कौन सा संभाग बनाया गया था? अजमेर। किससे अलग होकर? जयपुर संभाग से अलग होकर अजमेर संभाग बनाया गया था। ये क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं मैं। सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में कितने संभाग थे? कितने थे? यानी कि 30 मार्च 1949 को 5 संभाग थे। 5 संभाग। ठीक है मेरे साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन है, संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था? अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं कौन? 1962 में। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने। ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन कौन सा दिया मैंने? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत किसने की? पुनः शुरुआत किसने की थी यहाँ पे? हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी ने कौन सा संभाग बनाया था? भरतपुर। देखिए ये अपने क्वेश्चन थे कल की क्लास में से। तो मैं आशा करता हूँ आपने रिवीजन की होगी, बढ़िया इनको हल भी किया होगा आपने। ठीक है मेरे साथियों। आप अगर हल नहीं कर पा रहे हो इसे तो आपको रिवाइजन की कमी है। रिवीजन कीजिएगा निरंतर, बस दोबारा से रिवाइज कीजिएगा इस क्लास को फिर। ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में हम। तो हमने कुछ संभाग भी देखे थे कल की क्लास में, वो आप रिवाइज करना सब कुछ। ठीक है मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। आज अपने टॉपिक होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। तो कंप्लीट हो चुका है मेरे साथियों। आज अपनी कल की क्लास में 6 क्लास हुई है। आज पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। पहले इतने दिन राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जाना, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। आज पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। ठीक है। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। तो देखिए मेरे साथियों, यहां पे अपने को एक शब्द देखने को मिल रहा है। कौन सा? इतिहास। ठीक है, इतिहास। ये शब्द अपने कहाँ का है? ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के सॉरी साथियों, ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से बना है। सबसे बना है। हिस्ट्री शब्द से बना है। ठीक है साथियों। यह इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से बना है। तो क्या हुआ, जैसे हिस्ट्री शब्द है इसका नाम परिवर्तित होता गया। जैसे कि देखो कोई नाम है किसी का, अपने ले ले मनोज किसी का नाम है, तो अपने आसपास के एरिया में क्या कहने लगे हैं? मोनू मोनू नाम से बुलाने लग जाएंगे सभी। उसका सही नाम नहीं लेंगे तो उसको मोनू नाम से जानने लग जाएंगे। मनोज से क्या बन गया? मोनू। ठीक। उसी तरह हिस्ट्री से हमारे क्या बन गया था? हिस्ट्री बन गया था। ठीक है। फिर हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, ग्रीक शब्द का इतिहास का शब्द है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि हम इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं। आप लिखना चाहो तो यहां से लिख सकते हैं, इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से आया है। ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ सीधा बोल के। इतिहास शब्द आगे लिखिए इसके अंदर कि इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से उत्पन्न हुआ है। इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से उत्पन्न हुआ है। ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए
अब हम इतिहास को, कोई इतिहास है किसी भी चीज का, विश्व का पढ़िए, भारत का पढ़िए या राजस्थान का पढ़िए, मैं मान रहा हूं इतिहास। अभी राजस्थान इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं, ठीक है मेरे साथ। इतिहास, अगर हम किसी वर्ल्ड का इतिहास पढ़ें या भारत का इतिहास पढ़ें या राजस्थान के इतिहास पढ़ें, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं इतिहास को, ठीक है। कौन से भाग होंगे वो देखिएगा, कौन से भाग उसके। एक तो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद्य प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ही लिख लिए ऐसे सीधे, प्राग को मत लिखिए। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के लिए काल। अब तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 2 मिनट रुकिए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्याही डाल लेता हूँ अपने मार्कर के अंदर, 2 मिनट रुकिएगा। तो चलिए आगे बढ़िएगा। अब कहाँ पे थे, ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है, 3। यानी किसी इतिहास की बात कर रहे हैं ओनली, सिर्फ राजस्थान इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, जो वर्ल्ड इतिहास की बात नहीं कर, सिर्फ ओनली इतिहास शब्द की बात हम कर रहे हैं। किसी का भी इतिहास हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन्हें शामिल करेंगे। देखिए प्राग, एक तो होता है हमारे यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है, उन घटनाओं को हम प्राग ऐतिहासिक काल में शामिल करेंगे। और जिनके अंदर हमें घटनाओं का प्रमाण मिलता है लेकिन लिखित नहीं मिलता, ठीक है, अगर लिखित मिलता भी है तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ी होगी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर अपनी लिपि मिली है सिरपिल्लाकार, लिपि तो अपने मिल गई सिरपिल्ला पर, लिखित प्रमाण भी मिल गई, लेकिन उसे हम किसी के अंदर शामिल करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करेंगे, ठीक है मेरे साथियों। तो इसके अंदर प्रमाण तो मिलते हैं, ठीक है, और वो लिखित भी हैं, ठीक है, और उनको समझ नहीं पाते हम। और अब बात आती है ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किन्हें शामिल करेंगे, देखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पर लिखित प्रमाण मिलते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर ऐसी घटनाएं जिनके कोई प्रमाण नहीं मिलती, प्रमाण नहीं मिलते हैं, जिनके कोई प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है। मेरे से 2 मिनट रुकिए मेरे साथियों, लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी।
सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपका इतना समय खराब किया, थोड़ी सी लाइटिंग मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, कर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या बात है अपनी। अपने देखा प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसी घटनाएं जिनके कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसी घटनाएं, इनको किन के अंदर शामिल करेंगे? ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनके, ऐसी घटनाएं जिनके प्रमाण तो मिलते हैं, प्रमाण तो मिलते हैं, प्रमाण तो मिलते हैं, परंतु ऐसी घटनाएं जिनके कोई प्रमाण, ऐसी घटनाएं जिनके लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ऐसे लिखेगा, जिनके लिखित प्रमाण, जिनके लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, परंतु उन्हें पढ़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब आगे देखेंगे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इनके अंदर कैसी घटनाओं को शामिल करेंगे। ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनके अंदर, जिनके अंदर, जिनकी हमें, जिनके अंदर नहीं सॉरी, जिनकी हमें जरूर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मुझे लग रहा है, ये डस्टर गिरा है ना, इस वजह से लग रहा है। जिनकी, ऐसी घटनाएं जिनकी लिखित, जिनके लिखित प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वह हम पढ़ व समझ सकते हैं, वह हम पढ़ और, वह हम पढ़ और समझ सकते हैं, पढ़ और समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उनको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा। मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लिख रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ लिखा करो, ठीक है मेरे साथी। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिएगा, एक बात आती है हमारे यहाँ पे भारत के संदर्भ में, बताता हूँ मैं पहले कि इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है हमारे यहाँ पे। भारत के संदर्भ में बताऊं तो मैं भारत के संदर्भ में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भारत में इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है। भारत में इतिहास, भारत में इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है? सभ्यता काल से, सभ्यता काल से, ठीक है। ऐसा यह क्वेश्चन बन चुका है, भारत में इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, यह क्वेश्चन पहले बन चुका है। सभ्यता काल से मानी जाती है भारत में इतिहास की शुरुआत। तो देखिएगा, अब एक बात आती है, भारत में हमने देख लिया, तो देखिएगा राजस्थान में इतिहास की शुरुआत कब से मिलती है, एक बात आती है। फिर आप देखिएगा कि राजस्थान में कब मिलेगी इतिहास की शुरुआत, तो हमारे यहाँ पे आता है राजपूत काल में, राजपूत काल में, ठीक है। अब आपको बात, राजपूत काल में कब से, 7वीं शताब्दी से, 7वीं, ये भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पूछा जा चुका है, ठीक है। राजस्थान में इतिहास की शुरुआत कब हुई है? राजपूत काल से 7वीं शताब्दी से हुई है। तो देखिए मेरे साथियों, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे
कि देखिए अपने यहाँ पे सांबर के चौहान पढ़ेंगे जब, तो देखिएगा वहां पे नाम आता है वासुदेव जी, वासुदेव जी, वासुदेव। तो उन्होंने तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में सांबर में 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में ही अपने वंश की स्थापना कर दी थी, चौहान वंश की। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ 7वीं शताब्दी की, यहाँ पे 6वीं शताब्दी है, जायज भी है आपको ये क्वेश्चन आना। 6वीं शताब्दी में वासुदेव ने यहाँ पे करे, तो हम राजपूत काल की शुरुआत है 7वीं शताब्दी से क्यों माने। तो देखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम हमारा राजपूत वंश था ना जो राजस्थान में, पूरा प्रफलित नहीं था। ठीक है, पला फूला नहीं था इतना, यानी एक संकुचित था, कम था, पूरा विस्तारित रूप में नहीं था अपना राजपूत वंश। पूरा विस्तारित रूप में यानी कि पूरा विकसित कब हुआ अपना राजपूत वंश राजस्थान में, वो 7वीं शताब्दी में हुआ, इसलिए 7वीं शताब्दी माना जाता है राजपूत काल। ठीक है मेरे साथियों, तो आप घबराइएगा मत, ऐसे मत सोचे कि वासुदेव ने तो सांबर में स्थापना कर दी थी, 6वीं शताब्दी में कर दी थी। ठीक है, ऐसे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, मुझे मालूम है आपको क्या क्या डाउट आएंगे क्वेश्चन के अंदर, दिमाग के अंदर, मैं बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था क्या, कि कल मैंने आपको बताया था हाँ, कि यहाँ हमारे राजस्थान में चित्र अपना क्या बनाएंगे, पतंगाकार, पतंगाकार। यह हमें देखने को मिलता है पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार। तो देखिए यहाँ पे इसे किन्होंने कहा, वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राजस्थान के लिए पतंगाकार शब्द का प्रयोग किया। देखिए पहले मैंने आपको क्षेत्र पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारा राजस्थान पहले क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ था। ठीक है, तो इनके लिए ऐसे काफी क्षेत्रों के अंदर बंटा हुआ था, एक प्रॉपर नाम नहीं था। जॉर्ज थॉम्स आए थे, कर्नल जेम्स टोड आए थे, उन्होंने, कर्नल जेम्स टोड आए इन सब, इस पूरे क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉम्स आए, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। ऐसे अनेक इतिहासकार रहे अलग अलग, उन्होंने अपने राजस्थान के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। तो देखिए उसी तरह से हम देखेंगे राजस्थान चतुर्भुजा का आकृति बताइए किस इतिहासकार ने कही है। तो यहाँ पे इतिहासकार आते हैं टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान को पतंगाकार, पतंगाकार व या विषम कोणीय चतुर्भुज कहा, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहा, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार कहा। ये लिख लीजिएगा, ऐसे मैप बना के इधर साइड में लिख लीजिए। ठीक है, तो जो टी.एच. हैंडले ने पतंगाकार व विषम कोणीय चतुर्भुजाकार शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए मेरे साथियों अब आगे बढ़ते हैं। क्या लाइन टू लाइन लिखवाऊं आपको, कमेंट कर देगा साथियों। ऐसे चलते काफी टाइम लग जाएगा, फिर आपको अपने को ना ज्यादा टाइम लगेगा वैसे ज्यादा लाइन टू लाइन लिखवाने लगे। तो ऐसे आप लिख लिए, यहाँ पे मैप बना लीजिएगा, ऐसे राजस्थान का चतुर्भुजाकार, आगे टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, नीचे लिख लीजिएगा राजपुताना विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ऐसे लिख के लिख लीजिएगा। ठीक है, और इधर लिखिएगा, जो लिखवा ही देता हूं मैं, टेंशन क्या के लिए था। भारत के इतिहास का प्रारंभ, यहाँ पे लिखेगा भारत के इतिहास, भारत के इतिहास का जन्म डालिएगा, टॉपिक डाल लीजिएगा। इसमें मुझे लगता है कलर डालना पड़ेगा। भारत के इतिहास का जन्म या प्रारंभ, जन्म लिख लीजिए चाहे प्रारंभ लिख लीजिए। ठीक है, जन्म कब हुआ था, सभ्यता काल का माना जाता है, सभ्यता काल से, कब से, सभ्यता काल से, सभ्यता काल से। तो राजस्थान इतिहास के जनक, जन्म, राजस्थान के इतिहास का जन्म कब से माना जाता है, राजपूत काल से,
लिखिएगा राजपूत काल से, शताब्दी लिखिएगा 7वीं शताब्दी से, 7वीं शताब्दी से। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक अपने राजस्थान के बारे में, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति, आगे डाली आकृति राजस्थान की। आकृति टीएच हेंडले के अनुसार, टीएच हेंडले के अनुसार, टीएच हेंडले के अनुसार के वैसे यहाँ पे राजस्थान की चतुर्भुज है क्या, ठीक है। किसी है पतंगाकार यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजा चतुर्भुजा सॉरी का चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा आपसे, स्क्रीनशॉट। मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान में हमारे राजस्थान की जब भारत आजाद हुआ तब हमारी स्थिति क्या थी, 19 रियासतें बताई थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे, और एक आपको नहीं सॉरी माफ कीजिएगा 19 तो रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश बताया था मैंने आपको। तो देखिएगा राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखिएगा, इसके अंदर ये पर्पस द्वारा लिखाने की ये मतलब मेरा, मैं आपको 19 की 19 रियासतें लिखवाऊंगा और उनके अंदर कौन कौन से वंश थे, ठीक है, उनके बारे में इतना कुछ लिखवाऊंगा। फिर बाद में एक एक वंश को लेकर हम उनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे, पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे, उनके वंशों के बारे में कब कैसे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम अब देखेंगे वो रियासतें कौन कौन सी थी और ठिकाने कौन कौन से थे, कौन क्या था वहाँ पे, वो कुछ देखेंगे हम, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश था ये क्या सिस्टम है वो मैं आपको इसी क्लास के अंदर अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो देखिएगा, भारत की आजादी के समय राजस्थान, 2 मिनट रुकिएगा, भारत की आजादी के समय राजस्थान। तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे भारत के समय आजादी के समय पर राजस्थान क्या था कि यहाँ पे एक तो अपने कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो एक यहाँ पे अपना ओ सॉरी मेरे केंद्र शासित, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया मुझे इनको बार बार केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने थे, पता नहीं आज क्या हो चुका है, इनको बार बार केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा हूँ। एक केंद्र शासित प्रदेश था यानी यूटिलिटी, केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो देखिएगा हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं हमारे 19 रियासतें कौन सी थी
तो पहले हम देखते हैं पहली रियासत कौन सी थी अपनी। देखिएगा पहली रियासत अपनी, पहली रियासत लिखिएगा मेवाड़। मेवाड़, ठीक है मेरे साथियों। देखिए इसके अंतर्गत कौन सा जिला, वर्तमान अब कौन सा जिला अपना मेवाड़ के अंतर्गत, उदयपुर। उदयपुर, यहाँ पे अपने जो शासक हुए ना मेवाड़, पहले अपने देखिएगा कि जो ये मेवाड़ रियासत है ना, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह राजस्थान की, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो आगे बढ़ेगा, आगे क्या, यहां के शासक अपने नाम के आगे राणा या रावल लगाते थे। यहां के शासक अपने नाम के आगे राणा या रावल लगाते थे। रावल लगाते ठीक है, राणा या रावल लगाते थे। ठीक है मेरे साथी। तो हाँ, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, कुछ मेरे साथियों को मालूम नहीं होगा ठीक है रियासत क्या होती है। ठीक है, रियासत क्या होती है तो देखिएगा, जैसे कि हमारा ये राजस्थान है, मान लीजिएगा ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो अपना राजस्थान क्या था, अंग्रेजों के टाइम में वो रियासतों में बटा हुआ था। इस तरह से अनेक कई रियासतें थी, इस तरह से राजस्थान 19 रियासतें थी। ठीक है, इस प्रकार से 19 रियासतें थी अपने राजस्थान के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे किसी राजा का शासक हुआ, प्रशासन हुआ, तो ये जो ये वाला एरिया ना, ये सारा इसके अंडर आएगा। यहाँ का प्रशासन कौन संभालेगा, यहाँ का ये राजा संभालेगा। ये मान लीजिए राजा है कोई, ये राजा यहाँ पे इसका प्रशासन संभाल रहा है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे एक कोई रियासत है, यहाँ का कोई शासक है, तो यहाँ पे भी एक शासक है, वो यहाँ का शासक संभाल रहा है, यहाँ का प्रशासन संभाल रहा है। इस तरह से जितने भी रियासतें थी ना उस क्षेत्रों के, ये क्षेत्र में ये रियासतें कहलाती थी। ठीक है, और रियासतों के अंतर्गत ठिकाने बंटे हुए थे, जो कि इन रियासतों पर कंट्रोल रखते थे, ठिकाने। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश होता था, जो कि हमारे अंग्रेजों के काल में केंद्र शासित प्रदेश होता था, जो कि इस राज्य को पूरे को कंट्रोल करता था। एक मुख्यालय होता था इस राज्य को कंट्रोल करने के लिए पूरे को। हमारे भारत के अंदर ऐसे 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा राजस्थान के अंदर केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है मेरे साथियों, भारत के अंदर 5 थे। तो केंद्र शासित प्रदेश पर एक अधिकारी बैठता था, कौन बैठता था मैं बताना चाहूंगा, वो थे एजीजी। एजीजी इसका मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके ऊपर एक अधिकारी और बैठता था। ठीक है, इसके ऊपर है जीजी। जीजी ये सबसे बड़ा ब्रिटिश सरकार का अधिकारी होता था, जीजी। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल तो हो जाएगा सबसे बड़ा अधिकारी, और एजेंट टू गवर्नर जनरल हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश पर बैठने वाला अधिकारी। इसके अंडर लगभग वो 5 केंद्र शासित प्रदेश आते थे, यानी कि ऐसे एजीजी 5 इसके नीचे काम करते थे। कितने एजीजी, 5 एजीजी काम करते थे भारत में, जिनके अंतर्गत एक एजीजी हमारे कहाँ पे था, राजस्थान में। वो आगे हम केंद्र शासित प्रदेश को मैं पढ़ाऊंगा तब विस्तृत रूप से आपको करवाऊंगा। और दोबारा अभी क्या चला रहा, रियासतों के बारे में जाने, तो वो एजीजी जीजी के बारे में तब पढ़ेंगे। ये रियासतों के बारे में आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बढ़िया कि रियासत किन्हें कहते हैं। तो चलिए अगली रियासत में नोट डाउन करवा देता हूँ आपको। अगली रियासत लिखिएगा। चलो स्लाइड पे पूरी नहीं आएगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूँ। अगली स्लाइड पे चलाते हैं।
मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगली रियासत लिखिएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अगली रियासत लिखिएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर, हाँ 2 नंबर है नहीं, 2 नंबर होगी, 3 नंबर बांसवाड़ा और 4 नंबर प्रतापगढ़। 4 नंबर प्रतापगढ़। तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ के शासक अपने नाम के आगे महारावल शब्द का प्रयोग करते थे। महारावल शब्द का प्रयोग, ठीक है। अब 6 नंबर लिखिएगा टोंक रियासत। टोंक एक ऐसी रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ठीक है। लिखिएगा एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी यहाँ पे राजस्थान? टोंक। और अब आती है 7वीं लिखिएगा करौली और जैसलमेर। 7वीं लिखिएगा करौली और 8वीं लिखिएगा जैसलमेर। 7वीं लिखिएगा करौली और 8वीं लिखिएगा जैसलमेर। सॉरी, करौली और जैसलमेर। देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे किस वंश, कौन सा वंश था? क्या हो गया आज मुझे? यहाँ पे कौन सा वंश था? यादव वंश। यादव वंश, यादव वंश। यहाँ के शासक थे वो यादव वंश के थे, और टोंक के थे वो मुस्लिम के थे, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ थे वो अपने महारावल शब्द का प्रयोग करते थे अपने नाम के आगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में ना बाद में कौन आगे थे? भाटी राजवंश का शासन हो गया था। बाद में भाटी राजवंश का शासन हो गया था। शासन हो गया था। बाद में यहाँ पे जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन हो गया था, हम जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए आज अपना टाइम हो चुका है, अब मिलेंगे कल की क्लास में। अपने परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिएगा, मस्त स्टडी करे रखिएगा, बस अपनी रिवाइज निरंतर रखिएगा, ठीक है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों को मेरी तरफ से जय सिया राम। तो मिलते हैं अब कल।